हेलो एवरीवन। मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि ना देखिए पहले जो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र था बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई, जैसे जैसे अध्ययन होते गए, तो इसका क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक हो गया। और जो है इसकी व्यापकता की दृष्टि से इसको दो वर्गों में बांटा गया। तो कौन कौन से ऐसे दो वर्ग हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है प्योर साइकोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी मतलब विशुद्ध मनोविज्ञान, और दूसरा होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है उससे संबंधित जो मनोविज्ञान होता है उसको प्योर साइकोलॉजी बोलाता है, सिद्धांतों संबंधित होता है। लेकिन जो व्यवहारिक होता है उसका मतलब जो प्योर साइकोलॉजी का ही व्यवहारिक रूप जो होता है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान बोलाता है। तो इसमें प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो प्योर साइकोलॉजी होती क्या, एक बार फिर से जानते हैं। प्योर साइकोलॉजी का मतलब होता है विशुद्ध मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्योर साइकोलॉजी का मतलब मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है इसमें, और इसीलिए इसे सैद्धांतिक मनोविज्ञान थ्योरेटिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसकी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे ना प्योर साइकोलॉजी की आप शाखाएं देखेंगे वैसे ही अप्लाइड की भी देखेंगे। तो अप्लाइड के बाद जो है कहीं ना आप ना जो भी प्योर साइकोलॉजी आपने पढ़ी उसका एप्लीकेशन पार्ट उसमें जो है होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से इसमें ना अध्ययन कौन कौन शाखाएं हैं इसके अंतर्गत। तो सामान्य मनोविज्ञान जनरल साइकोलॉजी, दूसरा है असमान मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, और इसके बाद है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये इतनी सारी जो है प्योर साइकोलॉजी की शाखाएं हैं, और जिसके अंतर्गत जो है बारी बारी से हम लोग एक एक लाइन इसकी समझेंगे। तो इसमें जो है आपको ये जानना है कि प्योर साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। आप बिल्कुल इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी शाखाएं इसके अंदर समाहित हैं जो प्योर साइकोलॉजी में आती हैं, और कौन कौन सी अप्लाइड में आती हैं। इनके नाम ही काफ़ी हैं। देखिए कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे ना, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, तो आप अगर इसमें इसके नाम भी अगर याद रख पाएँ तो ही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे पहली बात हम इन सब की चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं। सामान्य मनोविज्ञान का मतलब होता है मुख्यतः ये एक ऐसी शाखा होती है, मतलब सामान्य नाम से ही लग रहा है कि सामान्य विज्ञान मनोविज्ञान की एक बिल्कुल ही प्रारंभिक शाखा बोली जाती है जिसको मूल शाखा बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब मानव का व्यवहार, पशुओं के व्यवहार का सामान्य परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य विज्ञान में ही मनोविज्ञान में सिंपल से जो है सामान्य व्यवहार का ही अध्ययन किया जाएगा, तो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। तो ये हो गया सामान्य मनोविज्ञान। फिर इसके बाद हो गया असामान्य मनोविज्ञान, नाम से ही लग रहा है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति रोगी है या असाधारण तरीके के व्यवहार वाला है, तो उन सब चीज़ों की उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे, उसका उपचार करेंगे, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है उसमें किया जाता है असामान्य मनोविज्ञान में। फिर इसके बाद आता है प्रायोगिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या है कि इसमें देखा था कि जो व्यवहार जो है, पहले व्यवहार क्या था, अब हमने कोई नई चीज़ बनाई, उसका हमको चेक करना है कि क्या वो सही है, या कोई नया मेथड बनाया है तो उसकी पुष्टि करने के लिए कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। कोई सिद्धांत हमने बनाया तो वैलिड है कि नहीं, तो फिर इस पर अप्लाई करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं, फिर दोनों डिफरेंस देखते हैं। तो अगर वो सही है तो फिर माना था कि भाई इसी का इफेक्ट है, नई विधि हमारी जो कारगर है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। व्यवहार कितना पहले क्या था, अब क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रायोगिक मनोविज्ञान में आ जाएंगी। फिर इसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान, तो समाज में किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार है और क्या क्या चीज़ वो करता है, जन्म से लेके आगे जब जैसे जैसे बड़ा होता आता है क्या क्या कौन सा काम कर रहा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करने की जो शाखा होती है वो सामाजिक मनोविज्ञान है कि समाज में उसका कैसा व्यवहार है, आपस में इंटरेक्शन कितना है, ठीक है। फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञान, नाम से ही लग रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी। इस जो शाखा में जो क्या करते हैं कि जो बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है उसके पश्चात जैसे जैसे बढ़ता आता है तो उसकी जो उसके व्यवहार को देखने की कोशिश की जाती है कि इसका शारीरिक विकास कैसा है, मानसिक विकास कैसा है, संवेगात्मक विकास कैसा है, और उस पर जो है आनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा है कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो बाल मनोविज्ञान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शाखा बोली जाती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो एक टीचर के लिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये भी एक शाखा है जिसमें डिफरेंट टाइप के मेथड जो है सारी चीज़ जो है बताई जाती हैं।
फिर इसके बाद जो है अगला आता है किशोर मनोविज्ञान, एडोलेसेंस साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि नाम से ही लग रहा है किशोर मनोविज्ञान, तो किशोर जो मतलब होते हैं, जो एडोलेसेंस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, तो वो उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे करेंगे, ठीक है, कौन से इनके लिए क्षेत्र सही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताई जाती है। उनकी बुद्धि कैसी हो मतलब मतलब कैसे उनके आदर्शीकरण का गुण कैसे उसमें विकसित किया जाए, नैतिकता कैसी लाई जाए। तो ये सब चीज़ों की पहली बात तो अध्ययन किया जाता है, फिर इसके पश्चात जो है इसका निवारण भी करने की कोशिश की जाती है। तो किशोर मनोविज्ञान ये हो गया। फिर इसके बाद पशु मनोविज्ञान, मतलब इसमें पशु से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पशुओं का व्यवहार कैसा है और दोनों में अन्य पशुओं से तुलना भी की जाती है। तो ये पशु मनोविज्ञान हो गया। फिर इसके बाद आता है शारीरिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो इसमें देखा जाता है कि बच्चा मतलब शारीरिक मनोविज्ञान का मतलब यही हो गया कि इसमें क्या क्या चीज़ समझ रहा है, क्या चीज़ सीख रहा है, कैसी उसकी चिंतन शक्ति है, कैसी उसकी प्रत्यक्षण की क्षमता कैसी है, संवेदना कैसी है, तो ये स्मृति कैसी है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है ना शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते जाते हैं, तो उनको जानने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मनोविज्ञान एक शाखा हो गई। फिर इसके बाद अगली जो है विकासात्मक मनोविज्ञान। व्यक्ति देखिए जब जन्म से मतलब जैसे जन्म से ही मतलब वृद्धावस्था तक की जो भी कार्य करता है, किस तरीके से उसके अंदर विकास हो रहा है, शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, मानसिक कैसा है, संवेगात्मक विकास कैसा है। इस प्रकार से अगर हम रेगुलर जो है उसका अगर अध्ययन करते जाते हैं, तो इस टाइप का जो शाखा जो बोली जाती है विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोली जाती है। तो ये हो गए आपके प्योर साइकोलॉजी की शाखाएं। फिर इसके बाद देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जैसे हमने बताया कि व्यवहारिक जो भी हम मूल सिद्धांत या जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी चीज़ आपके बन के तैयार हुई हैं, उनको हम जो है वास्तविक परिस्थितियों में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी कई शाखाएं हैं। तो इसमें जो सबसे पहली शाखाओं, कुछ शाखाओं के नाम है हम यहाँ पढ़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो शाखा का नाम है, उसका क्या नाम है, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा संबंधित। नैदानिक हो गई। फिर औद्योगिक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फिर इसके बाद लीगल साइकोलॉजी, फिर इसके बाद है ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। तो ये इतनी सारी 5 शाखाएं इसमें जो है इससे संबंधित हैं। हम इसको बारी बारी से एक बार देख लेंगे। तो आपको पहले तो बात इन पांचों के नाम याद कर लेने हैं कि ये अप्लाइड साइकोलॉजी के शाखाएं हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विधिक मनोविज्ञान और व्यावसायिक मनोविज्ञान। तो वन बाय वन देखते हैं एक करके। शिक्षा मनोविज्ञान नाम से ही आपको लग रहा है कि एक विज्ञान की मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे बच्चे किस टाइप से सीखेंगे, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, तो किस तरीके से बच्चों को अभिप्रेरित करना है, कौन से पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा रुचिकर पाठ्यक्रम कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाइड शाखा बोली जाती है साइकोलॉजी की। दूसरा है नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। नाम से ही लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग है या कोई तनाव है या कोई उसने अपराध कर दिया है, तो उसके कारणों को जानने की पहली बात तो कोशिश की जाती है, कौन कौन से कारण है, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारणों को जानने की कोशिश करें, फिर इसके बाद हम इसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारी मनोवैज्ञानिक टेक्निक होती हैं जिनके द्वारा जो है उनका उपचार किया जाता है। तो इस टाइप की जो शाखा होती है वो नैदानिक मनोविज्ञान या क्लिनिकल साइकोलॉजी बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है औद्योगिक साइकोलॉजी। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या होता है, जैसे ये इसका मतलब ही होता है कि किसी उत्पादन से संबंधित है, तो उत्पादन में कैसे हम गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, कैसे उसकी उत्पादन में वृद्धि करेंगे, और मजदूरों की समस्याएं या उन सब का अध्ययन कैसे करेंगे, उनकी मन स्थिति कैसी है। तो इस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें, औद्योगिक साइकोलॉजी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन शाखा इसकी बोली जाती है, अप्लाइड शाखा है। फिर इसके बाद आता है अगला विधिक मनोविज्ञान, लीगल साइकोलॉजी। विधिक मनोविज्ञान के नाम से आपको लग रहा है कि ना न्याय या अपराध से संबंधित ऐसे भी जो काम जो मतलब हैं उनका पता करना है, तो उसके बारे में जानना है, तो विधिक साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो कि जैसे कोई झूठ बोल रहा है, तो झूठ है तो सच है कि किस तरह की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो कैसे हम जानेंगे, तो इसका अगर हमें ज्ञान होगा तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये विधिक साइकोलॉजी होगी। फिर इसके बाद आता है अगला व्यावसायिक मनोविज्ञान, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। तो व्यावसायिक साइकोलॉजी क्या होती है, नाम से आपको लग रहा होगा ऑक्यूपेशनल, यानी कि ऐसी ये मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें ना कौन सा व्यवसाय अच्छा है, कौन सा मतलब क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बताने की कोशिश की जाती है। और किस व्यक्ति के लिए कौन सी उसकी क्षमता के अनुसार उसके व्यवहार के हिसाब से जो है कौन सा जो है
ज़्यादा सही है और उसकी जो दशाएं जो चल रही हैं उसके आधार पर जो है कौन सा व्यवसाय इसको सही रहेगा, व्यवसाय के चयन करने में, इन सब चीज़ों में जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान होता है व्यावसायिक मनोविज्ञान का। तो ये जो 5 शाखाएं इसकी हो गई जो अप्लाइड साइकोलॉजी की थी। तो इस टाइप से जो है ये सारे जो स्कोप थे वो हमने आपको बता दिए। इसके पश्चात जो है ना मनोविज्ञान के लक्ष्य हम लोग देखेंगे कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ना अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी आपने पढ़ी, तो हमारे लक्ष्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सबसे मेन जो योगदान होता है उसके व्यवहार का। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार से संबंधित होती है। तो ये अच्छा मानव व्यवहार के वर्णन, समझ, नियंत्रण और भविष्य कथन के दृष्टिगत मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए हैं, आपको इसको ऐसे समझना है कि हम कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं साइकोलॉजी के जिनके आधार पे हम साइकोलॉजी का अध्ययन हम कर क्यों रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया है मानव व्यवहार का वर्णन। देखिए साइकोलॉजी का जो लक्ष्य है, सबसे पहला लक्ष्य यही है कि मानव व्यवहार का हम वर्णन करना सीखेंगे। तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैसा इसका व्यवहार है, कौन कौन से ये काम करता है, ये सबसे मेन चीज़ यही हो गई कि व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हम उसका वर्णन करेंगे और क्या क्या चीज़ वो सोचता है, किस टाइप की चीज़ें मतलब वो करता है, तो वो भी हम किस तरीके से करेंगे, वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से करेंगे। ये नहीं कि हमने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ दिया, वस्तुनिष्ठ विवेचन किया जाता है। तो मानव व्यवहार का वर्णन करना, ये सबसे पहला लक्ष्य हो गया। फिर दूसरा है मानव व्यवहार को समझना। आपने इसका वर्णन कर लिया, फिर इसके आपने उसको समझने की कोशिश की, उसका व्यवहार कैसा है। आपने देखा कि हमारा जो देश था मानव व्यवहार का वर्णन करना, फिर इसके बाद वर्णन के लिए फिर उसके व्यवहार को समझना कि उसकी क्या क्या जटिलताएं हैं, क्या क्या उसमें विषमताएं हैं, किस टाइप से उसका व्यवहार जो है मानव मतलब लोगों के प्रति है। तो ये सब चीज़ें जो है समझने के लिए उसको उसके व्यवहार को समझना होता है। फिर इसके बाद मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना, ये तीसरा लक्ष्य हो गया इसका कि हमने जो भी व्यवहार उसमें है तो हम उस व्यवहार के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि मानव आगे चल के वो क्या करेगा, किस टाइप का उसका व्यवहार आगे होगा और कौन कौन से काम के लिए वो किस चीज़ में वो सफल होगा। तो ये हो गया हमारा भविष्यवाणी करना। चौथा जो इसका लक्ष्य है वो है मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। अगर कोई किसी का व्यवहार क्रोधी है या किसी का कुछ अलग टाइप का है तो उसके व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाए, या जिस टाइप का हर परिस्थिति में कैसे अपने व्यवहार को नियंत्रण करना है, किस तरीके से करना है। तो ये एक इसका अलग ही ना ये लक्ष्य है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि व्यवहार पे कंट्रोल करना। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसका अगले लक्ष्य में आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है ना ये कुल मिला के 4 मेन जो लक्ष्य थे इसके यही हैं। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहला कौन सा था यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं एक साथ। तो सबसे पहला हो गया वर्णन करना, ठीक है, व्यवहार का वर्णन करना, फिर व्यवहार को समझना, फिर तीसरा है भविष्यवाणी करना और इसके बाद व्यवहार को कंट्रोल करना। तो इस टाइप से जो है आज आपने